नमस्कार। आज हम भारतीय सिनेमा के एक एक ऐसे कलाकार की दुनिया में उतर रहे हैं जिनका नाम सुनते ही चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। असरानी। बिल्कुल, एक मुस्कान की गारंटी। हाँ, हमारे पास जो स्रोत हैं वो उनकी जिंदगी, उनके करियर की बारीकियां और उनकी विरासत पर एक बहुत गहरी नजर डालते हैं। हम्म। तो आज की इस पड़ताल का मकसद सिर्फ ये याद करना नहीं है कि वो कितने मजेदार थे, बल्कि ये समझना है कि उनकी कॉमेडी का जादू आज भी इतने दशकों बाद भी क्यों फीका नहीं पड़ा। और ये भी कि वो सिर्फ उस अंग्रेजों के जमाने के जेलर की छवि तक ही सीमित नहीं थे। बिल्कुल, वो उससे कहीं ज्यादा थे। कहीं ज्यादा। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। उनका पूरा नाम गोवर्धन ठाकुरदास जेठनानंद असरानी, हम्म। और उनका सफर शुरू हुआ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII पुणे से। और ये बात ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, उस दौर में FTII से निकलना सिर्फ एक डिग्री लेना नहीं था। अच्छा। हाँ, ये अभिनय के प्रति एक क्या कहते हैं, एक नए नजरिए का सबूत था। हमारे स्रोतों में एक लेख है जो इस पर काफी जोर देता है किस बात पर? कि उस जमाने में हिंदी सिनेमा पर मेलोड्रामा और एक थिएट्रिकल अंदाज वो बहुत हावी था। हाँ, वो लाउड एक्टिंग वाला दौर था। बिल्कुल। और FTI में यूरोपियन सिनेमा और न्यू रियलिज्म का प्रभाव था। वहाँ एक्टर्स को स्वाभाविक यथार्थवादी अभिनय के लिए तैयार किया जाता था। और असरानी उसी माहौल से निकले थे। एग्जैक्टली। इसीलिए जब 1960 के दशक के आखिर में उन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखा तो उनकी जो प्राकृतिक हास्य शैली थी वो एक ताज़ी हवा के झोंके की तरह थी। मतलब उनकी कॉमेडी बनावटी नहीं लगती थी, वो किरदार की असलियत से आती थी। बिल्कुल सही। वो चुटकुले नहीं सुना रहे थे, वो एक ऐसा किरदार जी रहे थे जिसकी हरकतें, जिसकी बातें अपने आप में मजेदार थीं। ऐसा लगता था कि कैमरा बस एक ऐसे इंसान को रिकॉर्ड कर रहा है जो असल में ही मजाकिया है। हाँ, यही वो बुनियाद थी जिसने उनके इतने लंबे और सफल करियर की नींव रखी। और इसी बुनियाद पर 1970 और 80 के दशक में एक शानदार इमारत खड़ी हुई। वो उनका सुनहरा दौर था। एक के बाद एक हिट फिल्में। हाँ, और वो घर घर में पहचाने जाने लगे थे। लेकिन एक फिल्म और एक किरदार ऐसा है जिसके बिना असरानी पर कोई भी बात शुरू ही नहीं हो सकती। शोले। 1975 की शोले और उनका अंग्रेजों के जमाने का जेलर। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आकर्षक है वो है उस किरदार का स्क्रीन टाइम। बहुत ही कम था। पूरी 3.5 घंटे की फिल्म में मुश्किल से कितना 5-7 मिनट का रोल होगा, मुश्किल से। लेकिन उसका असर जबरदस्त। स्रोतों में इस किरदार के लिए लेजेंडरी कालजयी जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। और ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक विश्लेषण है। विश्लेषण इस बात का कि कैसे अभिनय की ताकत समय की सीमाओं को तोड़ सकती है। बिल्कुल। ऐसे मेरा मतलब है सिर्फ एक डायलॉग, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, किसी किरदार को इतना अमर कैसे बना सकता है? देखिए, ये सिर्फ डायलॉग का कमाल नहीं था, ये उस डायलॉग के पीछे की जो पूरी साइकोलॉजी थी उसका कमाल था। अच्छा। असरानी की कला की गहराई यहीं दिखती है। उन्होंने सिर्फ एक मजाकिया जेलर नहीं खेला, उन्होंने एक ऐसे इंसान का किरदार निभाया जो अपनी पुरानी खोखली शान में जी रहा है। वो हिटलर की नकल करने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसकी आवाज कांपती है। हाँ, वो आवाज का उतार चढ़ाव। हाँ, वो अधिकार जताना चाहता है, लेकिन उसकी आंखों में घबराहट साफ दिखती है। ये जो विरोधाभास है ना, जो वो दिखाना चाहता है और जो वो असल में है, इसी के बीच से कॉमेडी पैदा होती है। बिल्कुल। उनकी वो गांपती हुई आवाज, चाल ढाल में वो नकली अकड़, ये सब उस किरदार के अंदर के खोखलेपन को दिखाता था और दर्शक उसी पर हंसते थे। ये एक बेहतरीन विश्लेषण है। मतलब दर्शक सिर्फ उनके डायलॉग पर नहीं बल्कि किरदार की उस बेचारगी पर हंस रहे थे। एग्जैक्टली। लेकिन इतना यादगार किरदार निभाने का एक खतरा भी तो होता होगा। होता है। ये किरदार इतना बड़ा हो गया कि असरानी की बाकी सारी पहचान इसके नीचे दब सकती थी। क्या ये एक तरह से टाइपकास्टिंग का सबसे बड़ा जाल नहीं था? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये किसी भी एक्टर के लिए एक दोधारी तलवार है। एक तरफ आपको अमरत्व मिल जाता है और दूसरी तरफ आप पर एक ऐसा ठप्पा लग जाता है जिसे मिटाना लगभग नामुमकिन होता है। और इंडस्ट्री भी फिर आपको वैसे रोल देती है। हाँ, इंडस्ट्री और दर्शक दोनों ही आपको फिर उसी रूप में देखना चाहते हैं। और हमारे स्रोतों से पता चलता है कि शोले के बाद उन्हें ऐसे दर्जनों रोल ऑफर हुए भी थे। अच्छा। लेकिन असरानी ने इस जाल को कैसे काटा, ये उनकी असली काबिलियत को दर्शाता है। और वो उन्होंने किया कैसे? क्योंकि जाहिर है 350 से ज्यादा फिल्मों का करियर
सिर्फ एक जेलर की किरदार के भरोसे तो नहीं चल सकता। नहीं चल सकता। उन्होंने इसे बहुत समझदारी से तोड़ा। अगर हम शोले के उस लाउड, लगभग कार्टून जैसे किरदार की तुलना ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों में उनके काम से करें, हाँ, चुपके चुपके या बावर्ची जैसे फिल्में। हाँ, तो जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। चुपके चुपके कोई ले लीजिए, उस फिल्म में उनकी कॉमेडी सिचुएशनल है, बहुत शांत, बहुत सधी हुई। बिल्कुल। वो एक ऐसे इंसान के किरदार में है जो अनजाने में एक बड़े झूठ का हिस्सा बन जाता है और हर पल पकड़े जाने के डर से परेशान रहता है। यहाँ कोई कैच फ्रेज नहीं है, कोई अजीब आवाज नहीं है। यहाँ कॉमेडी उनकी घबराहट से पैदा हो रही है। उनकी घबराहट, उनके चेहरे के भाव और उनकी बेबसी से। मतलब एक जगह वो हास्य पैदा करने के लिए आवाज और शरीर का बढ़ा चढ़ाकर इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरी जगह वो लगभग सब कुछ अपने चेहरे के सूक्ष्म हाव भाव से कह जाते हैं। हाँ, ये तो अभिनय की दो अलग अलग दुनियाएं हैं। बिल्कुल अलग। और यही तो उनकी रेंज थी। उन्होंने साबित किया कि वो एक वन ट्रिक पोनी नहीं है। और इसके अलावा हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने सिर्फ कॉमेडी ही नहीं की। सही बात है। हमारे एक स्रोत में उनकी फिल्म अभिमान का जिक्र है, जिसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन के किरदार के मैनेजर की भूमिका निभाई थी। हाँ, वो एक ग्रे शेडेड किरदार था। बिल्कुल। उसमें थोड़ी जलन भी थी, थोड़ा स्वार्थ भी था। उस किरदार को देखकर आपको हंसी नहीं आती, बल्कि चिढ़ होती है। थोड़ी चिढ़ होती है। हाँ, इसी तरह नमक हराम में भी उनका किरदार काफी गंभीर था। तो ये दिखाता है कि वो एक मुकम्मल अभिनेता थे। एक मुकम्मल अभिनेता थे जिन्हें सिर्फ कॉमेडियन के खांचे में बंद करना उनकी प्रतिभा के साथ एक तरह से नाइंसाफी होगी। बिल्कुल नाइंसाफी होगी। तो अगर हम इन सभी किरदारों को एक साथ रखकर देखें, शोले का वो जेलर, चुपके चुपके का वो सीधा साधा इंसान और अभिमान का वो ग्रे शेडेड मैनेजर, तो उनकी विरासत के बारे में क्या तस्वीर उभरती है? इस सब का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उनकी विरासत मल्टी लेयर्ड है, बहुस्तरीय है। पहली और सबसे जो साफ नजर आती है वो विरासत है उनकी कालातीत कॉमेडी की, टाइमलेस कॉमेडी। ये शब्द स्रोतों में बार बार इस्तेमाल हुआ है। और उनकी कॉमेडी आज भी प्रासंगिक क्यों लगती है? क्योंकि वो किसी खास दौर के चुटकुलों या ट्रेंड्स पर आधारित नहीं थी। वो मानवीय स्वभाव के, क्या कहते हैं, अवलोकन पर, ऑब्जर्वेशन पर आधारित थी। अच्छा। एक झूठी शान में जीने वाला जेलर या एक छोटी सी बात पर घबरा जाने वाला आम आदमी, ये ऐसे चरित्र हैं जो आपको हर जमाने में, हर समाज में मिल जाएंगे। इसीलिए आज की पीढ़ी भी जब उन्हें देखती है तो उनसे जुड़ जाती है। ये बात बहुत गहरी है। उनकी कॉमेडी किरदारों की सच्चाई से आती थी, लेकिन क्या उनका असर सिर्फ दर्शकों तक ही था? मतलब आज के अभिनेताओं के लिए उनकी कला में क्या कोई सबक है? बिल्कुल है। उनकी विरासत का दूसरा हिस्सा आज के कलाकारों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। कैसे? देखिए, आज जब एक्टर्स को बहुत जल्दी किसी एक इमेज में बांध दिया जाता है, असरानी का करियर सिखाता है कि अपनी रेंज का विस्तार करते रहना कितना जरूरी है। वो इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक कैरेक्टर एक्टर भी अपनी कला के दम पर मेन स्ट्रीम हीरो जितना ही प्यार और सम्मान पा सकता है। उन्होंने साबित किया कि किरदार की लंबाई नहीं, उसकी गहराई मायने रखती है। बिल्कुल। आज भी जब कोई युवा अभिनेता कोई छोटा लेकिन दमदार रोल करता है तो कहीं ना कहीं वो असरानी की ही विरासत को आगे बढ़ा रहा होता है। और उनकी विरासत का एक तीसरा पहलू भी है जो शायद अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। वो क्या? उनके जमाने के जेलर हैं। ये सिर्फ एक फिल्म का डायलॉग नहीं रहा। नहीं, वो एक मुहावरा बन गया है। हाँ, एक मुहावरा बन गया है। जब भी कोई मजाक में अपनी पुरानी धौंस जमाने की कोशिश करता है तो ये लाइन आज भी इस्तेमाल होती है। सही बात है। ये दिखाता है कि उनका किरदार सिनेमा के पर्दे से निकलकर हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। हाँ, ये सांस्कृतिक प्रभाव बहुत बड़ा है। ये मीम्स और सोशल मीडिया के दौर से बहुत पहले का वायरल कंटेंट है। सही कहा। ये उनकी कला की पहुंच को दिखाता है। वो सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वो एक कल्चरल फिनोमिनन बन गए थे। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो हमने असरानी के शानदार सफर के कई पड़ावों को देखा। FTI में उनके स्वाभाविक अभिनय की तालीम से लेकर शोले के एक ऐसे किरदार तक जिसने इतिहास रच दिया। बिल्कुल। और फिर उस किरदार की छाया से निकलकर 350 से ज्यादा फिल्मों में अपनी बहुमुखी प्रतिभा का लोहा मनवाने तक। ये सिर्फ एक अभिनेता की कहानी नहीं है, ये उस कला का उत्सव है जो समय की सीमाओं को लांघकर पीढ़ियों को हंसाती और प्रेरित करती है। और जाते जाते एक विचार में जरूर छोड़ना चाहूंगी। हाँ, जरूर। आज का दौर कॉमेडी के लिहाज से बहुत अलग है। हाँ, बहुत अलग है। आज हमारे पास स्टैंड अप कॉमेडी है, रोस्ट कल्चर है,
सटायर और पॉलिटिकल कॉमेडी का बोलबाला है। जहां हास्य अक्सर बहुत तेज, सीधा और कभी-कभी आक्रामक भी होता है। बिल्कुल। ऐसे में असरानी की कला हमें क्या सिखाती है? क्या चरित्र की बारीकियों से पैदा होने वाली वो सहज, सरल और धैर्यपूर्ण कॉमेडी आज के इस तेज रफ्तार कंटेंट के दौर में अपनी जगह बना सकती है? या फिर दर्शक अब इतने अधीर हो गए हैं कि उन्हें हर 10 सेकंड में एक पंच लाइन चाहिए? यही सोचने वाली बात है कि क्या आज के दौर में कोई असरानी बन सकता है